देखो बेटा, हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक होता है केमिकल, ठीक है, और समीकरण मतलब इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो बेटा हमें क्या करना है, जैसे अभी उन्होंने हमें ऊपर एग्जांपल दिया था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, हमें ये समीकरण के रूप में लिखना है। देखो अगर हम इस तरीके से लिखें कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन मतलब का दहन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। हम रासायनिक समीकरण क्यों लिखते हैं, उसमें क्या होता है, एक तो समय की बचत होती है, सीधा हमने पूरा इतना बड़ा मैग्नीशियम लिखने की जगह हम Mg लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो देखो बेटा, ये मैं तुम्हें ये बता देती हूँ, बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये जो है ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये वाली राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब लेफ़्ट हैंड साइड में जो आपस में जिनकी रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया हो रही है, इनको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं इन्हें? अभिकारक, रिएक्टेंट्स, अभिकारक कहते हैं। और जो बनता है सीधे हाथ की तरफ है उसे हम बोलते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में जब रिएक्शन हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है बेटा। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, यहाँ पर आपको हमें इसको संतुलित भी करना है, हमें इन रिएक्शंस को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो अगर आपने ये रिएक्शन लिख दी ना तो इसका मतलब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाया या मैग्नीशियम का दहन किया, आपको ये सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा अब रिएक्शन को, ये जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, संतुलित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो संतुलित कैसे करते हैं, हम उल्टे हाथ पे देखते हैं। उल्टे हाथ में देखो मैग्नीशियम कितना है, एक है, मैग्नीशियम का परमाणु एक है, तो उल्टे हाथ में भी एक है, सीधे हाथ में भी एक है, तो ये तो बैलेंस है, संतुलित है। लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, यहाँ पर O2 है और सीधे हाथ में सिर्फ O है, एक है, तो ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है, हमें इसको अभी बैलेंस करना है। तो वो हम कैसे बैलेंस करेंगे बेटा, देखो इसका क्या तरीका है। अगर इस साइड 2 ऑक्सीजन है तो मुझे, आप कहोगे हम यहाँ 2 लिख देते हैं, नहीं ये गलत है, हमें कभी भी नीचे नहीं लिखना, हमें आगे ही लिखना है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो आप देखो मैग्नीशियम के भी 2 हो गए, तो सीधे हाथ में मैग्नीशियम के 2 परमाणु हो गए, तो हमें उल्टे हाथ में भी 2 लिखना पड़ेगा। अब ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है बेटा, और संतुलित करके ही लिखना है, नहीं तो नंबर कटेंगे। अब ये एक और हमें इन्होंने यहाँ रिएक्शन दी है जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तो क्या बना, जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है तो जिंक, अब आपको अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया है, हमने धातु अधातु में भी किया था। जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन को हटा देता है और खुद सल्फेट SO4 के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना देता है ZnSO4, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये गैस निकल जाती है। गैस के लिए हम हमेशा ऐसे ऊपर तीर का निशान दिखाते हैं। तो अब बेटा हमें ध्यान देना है इस रिएक्शन पर कि क्या ये संतुलित है। इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब हम, ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये लेफ़्ट है, ये हमारे अभिकारक हैं और ये हमारा उत्पाद है। देखो जिंक इस साइड एक है, यहाँ भी जिंक एक है, तो जिंक तो ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2, हमें हर एक परमाणु को देखना है। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हैं उल्टे हाथ में, सीधे हाथ में भी 2 हैं, ठीक है। और SO4 एक सल्फेट, SO4 जो होता है बेटा ये सल्फेट ग्रुप होता है, ये तुमने 9th में भी पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर देखो SO4 इसको हमें एक मानना है, तो इधर SO4 का एक है, इधर भी SO4 का एक है, तो ये जो रिएक्शन है ये पूरी तरीके से संतुलित है, बैलेंस्ड है, ठीक है ना। हमें इसको संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है, कई बार ये हमें संतुलित रिएक्शन भी दे देते हैं। अब एक ये देखो, ये वाली आयरन की पानी के साथ रिएक्शन हो रहा है,
ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन। अब उल्टे हाथ पे देखो आयरन एक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में देखोगे तो आयरन के 3 परमाणु हैं, ठीक है। पहले सब कुछ ध्यान से देखेंगे। इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 हैं, बिल्कुल ठीक है। इधर ऑक्सीजन का 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, पर यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 हैं। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 4 हैं। तो अब हमें देखो बैलेंस करना है, हमें दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में इनको बराबर बराबर करना है। तो देखो अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ पर मैं लगा दूँ, चलो पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन के 4 हैं, मान लो मैंने यहाँ 4 लगा लिया, देखो मैंने अगर, और आपको पता है यहाँ नीचे नहीं लगाना, यहाँ नहीं लगाना, हम आगे लगाएंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर 4 लगाया, ऑक्सीजन के तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए, देखो 4 दूनी 8, हाइड्रोजन के अब हो गए 8। तो लेकिन राइट हैंड साइड में तो हाइड्रोजन के 2 ही थे, मान लो मैं यहाँ पर भी 4 लगा देती हूँ, तो ये भी अब 8 हो गए। चलो हाइड्रोजन संतुलित हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो आयरन 3 है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में 3 है, तो मैं यहाँ पर आगे 3 लगा देती हूँ। तो अब ज़रा ध्यान से देखो मैंने क्या रिएक्शन लिखा है, 3Fe, ठीक है। यहाँ पर आयरन के 3 है, यहाँ पर लेफ़्ट में भी और राइट में भी 3 हो गए। हाइड्रोजन के लेफ़्ट में भी 8 हैं, राइट में भी 8 हो गए। ऑक्सीजन के लेफ़्ट में भी 4 हैं। देखो ये जो 4 लगाया ना, तो ये हाइड्रोजन के साथ भी लगेगा और ऑक्सीजन के साथ भी। तो अब ये हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई, ठीक है, संतुलित रिएक्शन हो गई है ये अब। तो इस तरीके से पेपर में आपको बेटा ये संतुलित करने के लिए आएंगे। ये पूरा जो मैंने अभी आपको समझाया, ये सारा का सारा इसमें समझाया गया है। अब बेटा एक ये कह रहे हैं भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। इसका क्या मतलब है? भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखने का मतलब है जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो हमें उसकी ना अवस्था लिखनी है, जो जो उसमें, चाहे वो अभिकारक है चाहे उत्पाद है। जैसे ये है आयरन, ये सॉलिड है, ठोस है, तो एस लगाया है, देखो उन्होंने यहाँ पर आयरन के साथ एस लगाया हुआ है। पानी, हमने तीसरे पार्ट में पढ़ा था धातु और अधातु में, जो लोहा होता है ना वो ठंडे पानी से अभिक्रिया करता है ना वो गर्म पानी से अभिक्रिया करता है, वो सिर्फ भाप के साथ अभिक्रिया करता है ना। तो इसलिए पानी की जो H2O है उसके आगे गैस लिखा हुआ है, भाप एक गैस है। फिर आयरन ऑक्साइड मिला, वो है सॉलिड, ठोस है वो, तो एस लिख दिया उसके आगे, और हाइड्रोजन गैस है तो उसके आगे जी लिखा। तो इसको बोलते हैं भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। हमें लिखना पड़ता है कि जो चीज़, जो रिएक्टेंट हैं, जो अभिकारक हैं, वो किस अवस्था में थे और जो उत्पाद हैं वो किस अवस्था में हैं। जैसे देखो बेटा इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये एक गैस होती है, ठीक है, तो जी लिख दिया। हाइड्रोजन गैस है तो जी लिख दिया। और ये हमें अल्कोहल मिला है, OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो वो लिक्विड है तो वो L लिखा हुआ है उसके आगे। तो हमें भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखने भी बहुत ज़रूरी हैं रासायनिक समीकरण में। अब बेटा अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कि भाई रासायनिक अभिक्रियाएं किस किस प्रकार, कितने तरह की होती हैं, कैसी होती हैं। तो बेटा 4 तरीके की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या मतलब जैसे दो उत्पाद मिलकर दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, मतलब 2 रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। संयोजन, ठीक है, संयोजन का मिलना है जुड़ना, मतलब होता है जुड़ना। जैसे इन्होंने अब यहाँ पर ये हमें उदाहरण दिया हुआ है कि एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लो। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब है CaO, ठीक है। इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। जब इसकी पानी से, तुमने एक बीकर में बिना बुझा हुआ चूना ले लिया, उसमें पानी मिला दिया, तो जब ये पानी से इसकी रिएक्शन हुई तो कैल्शियम ऑक्साइड पानी से मिलकर बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब उन्होंने इसकी देखो भौतिक अवस्था भी लिखी हुई है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है तो S लिखा हुआ है, H2O पानी लिक्विड है ना, L लिखा हुआ है। और जो बना यहाँ पर एक्वस लिखा हुआ है, एक्वस मतलब पानी में इसका विलयन,
पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। और बेटा इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, मतलब जिस बर्तन में कैल्शियम ऑक्साइड रखा हुआ है उसमें अगर हम पानी मिलाएंगे तो उसमें बुझा चूना मिल जाएगा, और अगर उस बीकर को तुम हाथ लगा के देखोगे ना तो वो बीकर गर्म होगा। तो इस रिएक्शन में ये जो संयोजन अभिक्रिया होती है इसमें ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है, दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ बना रही है। अब बेटा आगे देखो, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ना, ये चूना है, इसको दीवारों पर सफ़ेदी करी जाती है। अब क्या होता है बेटा, ये पेपर में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित, अब हमने दीवारों पर लगा दी सफ़ेदी, अब ऐसे ही छोड़ दिया। अब हमें पता है भाई हवा तो है ही ना हर जगह, अब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaO, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से मिला तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और पानी। ठीक है, तो सफ़ेदी करने के 2-3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों में चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। आपसे अगर पेपर में आ जाएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखो तो आप ये लिखोगे। तो ये संयोजन अभिक्रिया है बेटा। ठीक है, अब एक और उदाहरण दिया हुआ है इन्होंने, देखो कोयले का दहन, कार्बन है, कार्बन को जब ऑक्सीजन में जलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। इसमें 2 अभिकारक हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, जिन्होंने मिलकर बना दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पहली तरह की रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब इन्होंने एक और उदाहरण दे दिया है, पानी और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर पानी बनाया। देखो H2 और O2, ये 2 चीज़ें मिलकर पानी बना रही हैं, तो ये भी कौन सी रिएक्शन हो गई, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि जो अभी हमने अभिक्रियाएं पढ़ी हैं उनमें उत्पाद तो बनता ही बनता है, साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, गर्मी भी निकलती है। तो ऐसी रिएक्शंस को, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप आ जाएगा पेपर में ये। अब कुछ और उदाहरण दिए इन्होंने हमें उदाहरण दिया प्राकृतिक गैस का दहन। बेटा जो मीथेन, इसको नेचुरल गैस भी कहते हैं, जब ये ऑक्सीजन में जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, पानी निकला और ऊर्जा निकली। तो बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इस रिएक्शन में ऊष्मा निकली है। अब एक आगे उदाहरण दे रहे हैं वो कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। आपको पता है जो ग्लूकोज है, हमारी कोशिकाओं में जो ग्लूकोज जाता है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, पानी निकलता है और ऊर्जा निकलती है। और यही ऊर्जा, ये वही ऊर्जा है जिससे हम काम कर पाते हैं। ठीक है, अब बेटा दूसरा टाइप की रासायनिक अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन होता है अपघटन। अपघटन मतलब जैसे संयोजन में तो जुड़ता है, वियोजन में क्या होता है, अगर हम संयोजन में क्या हुआ, 2 मिलकर 1 बनाते हैं, वियोजन में क्या होगा, 1 से 2 या 3 चीज़ें बनेंगी। जैसे देखो हम उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ पर ये रहा, देखो बेटा फेरस सल्फेट FeSO4, हाँ, और उसने बना दिया फेरस। जब इसको हमने एक परख नली में थोड़ा सा फेरस सल्फेट ले लो, उस परख नली को गर्म करो, हमने उसको ऊष्मा दी है, इस केस में ऊष्मा दी है हमने। ठीक है, तो क्या हुआ, जब उसको गर्म किया तो एक तो फेरिक ऑक्साइड बना Fe2O3 और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकली और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस निकली। ठीक है, तो बेटा ये है विघटन अभिक्रिया। देख लिया आपने, एक था फेरस सल्फेट, उससे 3 चीज़ें बन गई, फेरिक ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो इस टाइप की जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन, इसमें ये ऊष्मा शोषी है। ऊष्मा शोषी जो हमने संयोजन करी थी वो ऊष्मा क्षेपी थी, ये ऊष्मा शोषी है। शोषी मतलब इसको होने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत है, हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो फेरस सल्फेट को हमने गर्म किया जब, तभी ये रिएक्शन हो पाई है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट, जो अभी हमने चूना पत्थर या संगमरमर किया था, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होता है, ये बिना बुझे हुए चूने में CaO में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये भी विघटन अभिक्रिया हो गई ना। एक कैल्शियम कार्बोनेट से
एक कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। ठीक है, अब एक और उदाहरण दिया हुआ है उन्होंने, लेड नाइट्रेट PbNO3 2, जब इसको गर्म किया तो लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकली और ऑक्सीजन गैस निकली। तो ये भी विघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। और बेटा देखो इन्होंने हमें और भी उदाहरण दिए हुए हैं। ये प्लास्टिक का मग वगैरह है, आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। आगे हम एक और देखते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड को देखो यहाँ पर इन्होंने एक चाइना डिश में डाल के थोड़ी देर सूरज की रोशनी में रख दिया है। तो क्या होता है, वैसे इसको रखना पड़ता है कुछ घंटों के लिए, बहुत जल्दी ये अभिक्रिया नहीं होती है। हमने रखा तो क्या हुआ, जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखा तो सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये एक अकेला अभिकारक है, ये सिल्वर और क्लोरीन में बदल गया। क्लोरीन गैस उड़ गई, सिर्फ सिल्वर रह गया इसमें। ठीक है, ये वियोजन हो गया सिल्वर क्लोराइड का। ऐसे ही ये कह रहे हैं सिल्वर ब्रोमाइड AgB। बेटा रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। इस साइड देखो क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो मैं इधर 2 लगा दूंगी ताकि क्लोरीन के 2 हो जाएं। लेकिन जैसे ही क्लोरीन के 2 हुए, ये तो क्लोरीन के 2 हो गए, पर ये सिल्वर के भी 2 हो गए, तो सिल्वर के आगे भी यहाँ पर 2 लगाना है। हमें रिएक्शंस को संतुलित ज़रूर करना है। तो अब आप ये देखो, जब सिल्वर ब्रोमाइड को रखा सूर्य के प्रकाश में तो तब भी सिल्वर और ब्रोमीन निकला। ठीक है, तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है। अब इसमें एक आगे 1-2 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, और ये रिएक्शंस तभी हुई हैं जब हमने इनको गर्मी दी है, चाहे सूर्य का प्रकाश दिया है ना, चाहे हमने उन्हें गर्म किया है, तो इनको गर्मी की ज़रूरत होती है इन रिएक्शंस को होने के लिए, इसलिए इन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स, उनको तोड़ने के लिए या तो ऊष्मा की ज़रूरत होती है, या प्रकाश की ज़रूरत होती है, या विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो इन अभिक्रियाओं से ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं।